आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स, देखिए आप सभी बच्चों की एग्जाम है 24 तारीख का, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों को। तो देखिए मैं आपको कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप इन सभी सवाल को नोट डाउन करते चलिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सवाल रहेंगे आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेंगे। तो आप में आप जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम लिख सकते हो, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडल सेट भी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वो उस प्लेलिस्ट में सारा का सारा इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए आइए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला है प्रमाप विचलन, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि किसी भी श्रेणी, यानी श्रेणी मतलब सीरीज जिसे आप लोग कहते हैं, कि समानांतर मध्य के निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल, उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाप। अब अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, मीन मतलब क्या, सबको सम करना होता है, आपको मालूम हो, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, उसी जितने वैल्यू दिए हुए उसको हम लोग निकालते हैं किसमें, अरिथमेटिक मीन के सहायता से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। याद करिए मैथमेटिक्स में अगर अपने क्लास 11th में जो साइंस के स्टूडेंट बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं उनको मालूम होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, क्या होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगला है हमारा कीमत सूचकांक, जिससे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस रेंज। याद रखिए एक सूचकांक का सवाल मैंने पहले भी करवाया है, वो इससे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, तो वो सवाल भी कर लीजिएगा। वो सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। ठीक है, कि सूचकांक का क्या क्या महत्व होता है, सूचकांक से हमें क्या लाभ होता है। ठीक है, एक है हमारा कीमत सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स जैसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए कीमत सूचकांक होता है संबंधित चर मूल्यों के परिमाण में होने वाले अंतरों को माने। देखिए कोई भी प्राइस में क्या होता है, वेरिएबल प्राइस में क्या होता है, माने वेरिएबल है, तो उसमें हमें क्या करता है, पता चलता है कि उसमें कितना अंतर है, कितना, कोई भी चीज पता कर सकते हैं। यही क्या लिखा हुआ है कि प्राइस इंडेक्स इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल प्राइसेस। ठीक है, अगला है हमारा न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत ने निर्धनता रेखा को परिभाषित। देखिए न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता के अनुसार हमें बताना है भारत में जो निर्धनता रेखा है उसको डेफिनेशन देना है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन लगभग 2400 कैलोरीज है, वहीं पर जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वहां पर एक आदमी पे 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। जिन्हें यह प्राप्त नहीं भी हो पाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भारत में निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में मैंने आप सभी बच्चों लिखी हुई है, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है हमारा देखिए विविधीकरण के स्रोत में मत्स्य पालन, यानी कह सकते हैं बच्चों डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, विविधीकरण, सॉरी गलती निकल गया, विविधीकरण। विविधीकरण के स्रोत में मत्स्य पालन के महत्व, यानी जो मछली पालना होता है उसका क्या महत्व हमें यह बताना है। तो देखिए मत्स्य पालन यानी मछली पालना एक फायदेमंद खेती है जिसे आम आदमी आसानी से क्या कर सकता है। खेत की तरह ना तो इसमें अधिक मजदूरी लगती, ना ही बीमारी लगने की हमें संभावना होती। सही बात है, अधिक वर्षा, ओले या फिर पाले का भी डर नहीं रहता। मत्स्य पालन की सबसे बड़ी विशेषता यानी मछली पालने का कि जरूरत पड़ने पर हर साइज की मछली का यहाँ पर क्या मूल्य मिलता है, यानी जितने आप बड़े साइज का मछली रहेगा मूल्य भी उतना क्या रहेगा, आपको बढ़ते रहेगा। जितना कैटेगरी का मछली रहेगा आपके पास डिमांड उतना ज्यादा रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन क्या एक महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं होती है। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था मछली पालन की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही बात देखिए आप सभी बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि भारत में भूछ है। देखिए पहला बात याद रखिए कहीं भी वर्ड ये मिलेगा क्षय मतलब होता है लॉस करना। ठीक है, कि उत्तरदायी कारकों का, यानी भूछ है मतलब जमीन का जो भी लॉस होता है। ठीक है, वो क्यों होता है ये हमें बताना है। तो देखिए मृदा पृथ्वी की सबसे ऊंची परत यानी ऊपरी परत जो हमारा वो क्या मृदा जो हमारे जीवन बनाए रखने में सक्षम होती है। किसानों के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि वो खेती उसी पे करते हैं, क्योंकि किसान इसी मृदा से क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु स्वस्थ एवं अच्छी फसल की पैदावार पासित होते हैं। इसका क्षय भी क्या कहलाता है, क्षय मतलब जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है, भूक्षय कहलाता है। भारत में देखिए भूक्षय के लिए उत्तर जो हमारे कारक है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए कि वृक्षों का अविवेकपूर्ण तरीके से कटाव किया जाने जिसके कारण भूक्षय होने, यानी देखिए सीधा बात कहा जाए तो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो जिसके कारण क्या होता है, जो भूक्षय होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा क्या है, कृषि योग्य भूमि पर जलवान को आग लगाने। देखिए जो मान ली जमीन पर खेती होगी वहां पर क्या आदमी किसानों आग लगा दिया जिससे वहां पर भी क्या होता है, ये भूक्षय होता है। ठीक है, जो लैंड डिग्रेडेशन जैसे लोग कहते हैं। अगला है भूमि को बंजर एवं खाली छोड़कर वहां पे देखिए जलवायु एवं वायु प्रदूषण के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे भी क्या होता है, भूक्षय होता है।
फिर मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को त्वरित करने वाली फसल को उपजाने में भी क्या होता है, भूचाई होता है। फिर क्षेत्र ढलान की दिशा में अगर कृषि कार्य क्षेत्र में की भूमि का उर्वरकता शक्ति क्या कम होती है। वहीं पर प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आती है उससे भी क्या होती है, भूमि की उर्वरकता शक्ति जो कम हो जाती है। और जोतों के विभाजन एवं अपखंडन होने से भूमि की उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और यही बात देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश में आप लिखी हुई है। ये 5 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारा, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या क्या है, व्याख्या करना है। तो देखिए भारत में मानव पूंजी निर्माण की कुछ समस्या निम्नलिखित जैसा हो गया। पहला, विदेशी विनिमय कोषों की कमी। तो भारत में देखिए विदेशी विनिमय कोषों की कमी है, फलस्वरूप ये देश विदेशी तकनीक आयात करने में असमर्थ होते हैं और बिना विदेशी तकनीक के ज्ञान से उनका स्तर ऊपर नहीं उठ पाता। दूसरा क्या होता है, इच्छा शक्ति का मनुष्य में कमी। भारत में जो निवास करने लोग होते हैं वो निम्न स्तर जीवन स्तर व्यतीत कर रहे होते हैं, उनमें ऊपर उठने की तीव्र इच्छा का अभाव बहुत होता है। फलस्वरूप यहाँ पर मानवीय पूंजी के विकास की संभावना क्या हो जाती है, सीमित रह जाती है। अगला है देखिए रूढ़िवादिता, यानी जो हमारी पुरानी विचारधारा कह सकते हैं कि भारत में व्याप्त रूढ़िवादी विचार तकनीकी को अपनाने एवं उसे लागू करने में बाधक सिद्ध होते हैं। परिमाणतः मानव पूंजी निर्माण का जो स्तर होता है वो निम्न क्या रहता है, वो जैसे लो लेवल पे वो बना हुआ रहता है। एक और इंपॉर्टेंट कारक है जो हमारा मानव पूंजी निर्माण एक सतत लंबी प्रक्रिया है। देखिए मानव पूंजी निर्माण होता है एक सस्टेनेबल क्या होता है, लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है तथा इसके सुखद परिणाम जो भी आते हैं वो दीर्घ काल में प्राप्त लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। भारत में जो हमारे पास संसाधन का अभाव है अतः वे भौतिक विकास जो कि शीघ्रगामी तथा परिस्थिति जन्य भी होते हैं में अधिक ध्यान देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, मानव जो हमारा पूंजी निर्माण होता है उसका जो स्तर रहता है मतलब जो लेवल रहता है वो लोअर लेवल ही क्या रहता है, बना हुआ रहता है। और देखिए यही सवाल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के हैं वो इंग्लिश में नोट डाउन इसे करिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी इससे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। अगला सवाल एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, धारणीय विकास जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी अवधारणा मतलब इसका कॉन्सेप्ट पीछे का क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें आर्थिक हो, राजकोषीय, व्यापारिक, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में विकास नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि जिससे विकास को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि में क्या रखा, कायम रखा जा सके। धारणीय विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी के बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी क्या ध्यान में रखा जाता है। सीधा बात यहाँ पर सारभूत नहीं हो या बाधाभूत कर सकते हैं। बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी का जो विकास होता है वो भावी पीढ़ी के विकास की लागत पर होना चाहिए, आवश्यकताओं के पूर्तिक्रम विकास से समझौता किए बिना करता है। धारणीय विकास की जो अवधारणा होती है वो अंतर पीढ़ी और अंतर पीढ़ी को ध्यान देती है। इस प्रकार यह जो सब पीढ़ियां होती है, वर्तमान और हमारा जो भावी पीढ़ी होती है, अपने संभावित क्षमताओं को सर्वोत्तम उपयोग करने में क्या होती है, समर्थ बनाती है। और यही हमारा क्या होता है, धारणीय विकास होता है। और यही बात देखिए इंग्लिश माध्यम में लिखी हुई, तो जो भी इंग्लिश माध्यम बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का देखिए उद्देश्य क्या है तो बताना है। तो देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या, तेजी से औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या तेजी करना और जो सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि की आधारित अर्थव्यवस्था के उत्पादन की सामाजिक विधि में क्या तेजी से उनको तब्दील करना है। अब यही बात देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य होता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कि जल्द से जल्द या फिर जितना जल्दी हो सके कंट्री के जो भी हमारे औद्योगिकरण उसको पर डेवलप किया जा सके, जो समाज के कृषि के क्षेत्र लोग उनको एक साथ ला के क्या मतलब क्या सकते हैं सामूहिक रूप से जल्द हमारे समाज को उत्पादन क्षेत्र में क्या तेजी से यहाँ पर बदलाव लाना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना ही बढ़ाना। ये क्या होता है, मेन मोटिव होता है किसका, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। तो मैंने आपको टोटल अभी 8 सवाल करवाए, इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो करवाया हुआ है, लेकिन वो बता दूं कि वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो उसको भी जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग देख लीजिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और एक वीडियो भी और अपलोडेड है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में। ठीक है, पहले बता देता हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी पहले बता देता हूँ, देखिए यूट्यूब का नोटिफिकेशन जा नहीं रहा किसी बच्चे के बाद, बार बार मैं कम्युनिटी पोस्ट में मुझे ये सब शेयर करना पड़ता है और यूट्यूब स्टोरी में, तो वहाँ पर भी आप लोग चेक करते रहिए क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन किसी को भेजता ही नहीं है, तो इस समय तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग रेगुलर चैनल पर चेक करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।